सुप्रभात छात्रों, मैं हूं आशीष नेथानी और स्वागत है आपका ई क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण विषय जो है पत्र लेखन। आज हम जानेंगे कि पत्र लिखना क्यों आवश्यक है, पत्र क्यों लिखा जाता है, आधुनिक संसाधनों के होते हुए उसका महत्व क्या है, और मुख्य रूप से हम अनौपचारिक पत्र को आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पत्र और उसके भेद। सबसे पहले पत्रों के बारे में जान लेते हैं। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी हम क्या करते हैं, पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के लिए आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। कैसे? जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्या आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है, इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है। अब पत्र लिखते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहला कि पत्र की जो भाषा होती है वो हमेशा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। दूसरा, पत्र के माध्यम से उसके लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, विषय से भटकना नहीं चाहिए। पत्र में अपने विचारों, भावों, सूचनाओं को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए, यानी कि बिना मतलब के पत्र को बढ़ाना नहीं चाहिए। चौथा पॉइंट होता है, पत्र स्वयं में प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसी शैली का प्रयोग करना चाहिए जिसमें रोचकता और उत्सुकता का भाव हो, यानी आपके पत्र लिखने का तरीका ऐसा हो कि पढ़ने वाला उसमें रोचकता और उत्सुकता से उस पत्र को पढ़े। पत्र हमेशा बाईं ओर से लिखना आरंभ किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब आप पत्र को पूरा लिख लें तो उसको स्वयं भी पढ़ लेना चाहिए कि जो पत्र आपने लिखा है उसका उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। अब देखते हैं पत्र के भेदों को। पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र, जो किसी कार्यालय या अधिकारी आदि को हम लिखते हैं, जिसे प्रधानाचार्य को, प्रबंधक को, संवाददाता को आदि को जो हम पत्र लिखते हैं वो क्या होते हैं, औपचारिक पत्र। दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र, यानी वे पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों आदि को लिखते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से अनौपचारिक पत्र को ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को जान लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है प्रेषक का पता। प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला, यानी पत्र हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं। लेकिन परीक्षाओं में आप अपना पता नहीं लिख सकते, इसलिए प्रेषक का पता इसके स्थान पर आपको लिखना होता है परीक्षा भवन। फिर आती है दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक लिखी जाती है। फिर आता है संबोधन, यानी संबोधनवाचक शब्द यहाँ लिखा जाता है। फिर आता है अभिवादन। अभिवादन का अर्थ होता है प्रणाम करना या नमस्ते करना। फिर आता है कुशल क्षेम, जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसका हालचाल जानते हैं। फिर आती है विषय वस्तु, ये पत्र का शरीर इसे हम कहते हैं, यानी जिस बारे में हम पत्र लिख रहे हैं मुख्य बात इसके अंदर लिखी जाती है। फिर आता है अभिनिवेदन या संबंध पद। अब संबंध पद को समझ लीजिए, जिस व्यक्ति को हमने पत्र लिखा उससे हमारा रिश्ता क्या है। मान लीजिए आपने पत्र अपनी माता जी को लिखा तो आप लिखेंगे आपका पुत्र या आपकी पुत्री। ऐसे ही यदि पत्र आपने अपने मित्र को लिखा तो आप लिखेंगे आपका मित्र या आपकी सखी। इसे ही हम अभिनिवेदन या संबंध पद कहते हैं। अंत में आता है नाम। यहाँ भी आप अपना नाम नहीं लिख सकते इसलिए परीक्षाओं में, इसलिए यहाँ क ख ग लिखा जाता है। परीक्षाओं में दो तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक तरह के प्रश्न वो होते हैं जिनमें आपको न तो नाम दिया होता है न ही कोई पता दिया होता है। तो ऐसे स्थानों में आप प्रेषक के पत्र में लिखेंगे परीक्षा भवन और अपने नाम की जगह लिखेंगे क ख ग। दूसरी तरह के प्रश्न होते हैं उसमें आपको पता और नाम दिया होता है, तो आपको प्रश्न के अनुरूप प्रेषक का पता और नाम लिखना होता है। अभी आप उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझ पाएंगे, पर पहले हम संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन आदि को समझ लेते हैं। अनौपचारिक पत्रों में सबसे पहले जो होता है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं यदि वह हमसे बड़ा है, जैसे माता को, पिता को, गुरु को, बड़े भाई को या बड़ी बहन आदि को हम पत्र लिख रहे हैं, तो उनके लिए जो संबोधन वो होंगे पूजनीय, पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय।
पूजनीय, पूज्या, परम पूज्या या आदरणीय। जो इधर शब्द लिखे हुए हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे माता जी को या बहन को, चाची को, नानी को जब हम पत्र लिखेंगे तो इनमें से किसी एक शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। और इधर जो शब्द हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल जैसे पिताजी को, बड़े भाई को, नाना जी आदि को हम पत्र लिखेंगे तो इनमें से किसी एक शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है अभिवादन। अपने से बड़ों के लिए अभिवादन क्या होगा? प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, चरण वंदना या फिर चरण स्पर्श। इनमें से कोई भी एक शब्द आप अभिवादन में लिख सकते हैं। अभिनिवेदन यानी पत्र की समाप्ति पर आपका कृपाभिलाषी, स्नेह पात्र या दयाभिलाषी आदि, इनमें से किसी एक शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सामान्य रूप से आप संबंध पद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो आपके बराबर वाला है, आपकी सहेली है, आपका मित्र है या आपका सहपाठी है यानी आपके साथ पढ़ने वाला है, तो उनके लिए जो संबोधन होंगे वो होंगे प्रिय मित्र, मित्रवर, बंधुवर, प्रियवर या प्रिय सखी। ये प्रिय सखी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ये और इधर जो शब्द दिए हैं ये पुल्लिंग शब्द है। तो इनमें से किसी एक शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए अभिवादन नमस्ते, जय हिंद या जय भारत में से किसी एक अभिवादन का आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे अभिनिवेदन में तो आपका मित्र, तुम्हारा ही, तुम्हारा स्नेही या तुम्हारी सखी, तुम्हारी ही। इधर जो शब्द हैं ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए जो जिसको आप पत्र लिख रहे हैं यदि वो आपसे छोटा है यानी आपका जैसे छोटा भाई या छोटी बहन है तो उनके लिए जो संबोधन होगा वो होगा प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर या चिरंजीव। इन चारों में से किसी एक संबोधन शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अभिवादन, यहाँ आपसे वो छोटा है जिसको आप लिख रहे हैं तो उसको आप आशीर्वाद देख सकते हैं, जैसे शुभाशीर्वाद, सुखी रहो, खुश रहो, शुभाशीष, आनंदित रहो या प्रसन्न रहो। इनमें से किसी एक अभिवादन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अभिनिवेदन में शुभचिंतक, शुभाभिलाषी, हितैषी, हितेच्छु या हितचिंतक, इनमें से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या सामान्य तौर पर आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी बहन, ऐसा भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आइए अब उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है, अपने परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रहे पिता का हालचाल जानने के लिए पत्र लिखिए। यानी आपके पिता जो परिवार से दूर नौकरी कर रहे हैं उनका हालचाल जानने के लिए आपने पत्र लिखना। तो सबसे पहले प्रेषक के पता में, अब यहाँ ध्यान देंगे तो हमको यहाँ कोई पता नहीं दिया गया है, इसलिए हम अपने पते के स्थान पर क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन। दिनांक यहाँ मैंने 15 मार्च डाल दी। सन को हम पूरा नहीं लिखते हैं, जैसे 2020 अभी चल रहा है तो हम 20 और 2 क्रॉस कर देंगे। फिर आता है संबोधन, तो पूज्य पिताजी। फिर है ये है अभिवादन, सादर, चरण स्पर्श। अब ये जो है ये विषय वस्तु है, इसमें सबसे जो पहली पंक्ति है ये हमारा कुशल क्षेम है। कई दिनों से आपका कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, हम सब यहाँ कुशल पूर्वक रहकर भगवान से आपकी कुशलता एवं स्वास्थ्य के लिए सदा प्रार्थना करते हैं। पिताजी, मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, घर एवं बाहर के अधिकांश काम अब मैं ही करता हूँ। सलोनी आपको बहुत याद करती है। सलोनी यहाँ ये काल्पनिक नाम है, ये उसकी छोटी बहन है। वह हर समय पापा पापा की रट लगाए रहती है। इस बार घर आते समय उसके लिए गुड़िया का उपहार लेते आइएगा। आप अपनी सेहत का ख्याल रखना, समय पर खाना, समय पर सोना। यदि आपको स्वास्थ्य से तनिक भी गड़बड़ी महसूस हो तो डॉक्टर के परामर्श कर तुरंत ही अपना उचित इलाज करवाना। आपके पत्र के इंतजार में, आपका पुत्र और काका गा। तो इस तरह ये पत्र को लिखा जाता है। आइए एक और उदाहरण आपको बताते हैं। दूसरा उदाहरण है, मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। आपका मित्र है जो परीक्षा में प्रथम आया है, उसको बधाई पत्र आप लिख रहे हैं। अब यहाँ भी आपको ना तो नाम दिया गया है ना ही पता, तो पता की जगह क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन, आबासा। फिर आ जाएगी दिनांक यानी 20 जून 2000, फिर 2 क्रॉस हमने कर दिए, इस ईयर को हम पूरा नहीं लिखेंगे। तो प्रिय, यहाँ संबोधन क्या आ गया? प्रिय मित्र। प्रिय मित्र दीपक, ये काल्पनिक नाम है, ऐसे आप कोई नाम लिख सकते हैं। सदा सुखी रहो, मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि वहाँ भी सभी कुशल मंगल होंगे। यहाँ से विषय वस्तु शुरू हो जाती है। तुम्हारे पिता को फोन किया,
तो उनसे ज्ञात हुआ कि तुम बोर्ड परीक्षा में मुरादाबाद जिले में प्रथम आए हो। इस समाचार को सुनकर मन खुशी से भर गया। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि तुम प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, लेकिन यह जानकर कि तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ साथ जिले में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है, मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम और नियमितता के ने ही वास्तव में ऊंचाई तक पहुंचाया है। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं सदैव यही कामना करूंगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य प्राप्त हो और तुम इसी प्रकार परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो। इस प्रकार मेहनत करते रहो और सभी को प्रसन्नता प्रदान करते रहो। तुम्हारा मित्र काका गा। तो इस तरह हमने दूसरा पत्र देखा। आइए अब तीसरा पत्र देखते हैं। प्रश्न है, आपका नाम निशांत या निशा है। आप सेक्टर 2 आनंद विहार नई दिल्ली के निवासी हैं। अपनी छोटी बहन को योग का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें आपको नाम और पता दिया हुआ है। तो जो प्रेषक का पता था उसमें आप क्या करेंगे, इस वाले पता को लिखेंगे, जैसे सेक्टर 2 आनंद विहार नई दिल्ली। फिर दिनांक जैसे हमने लिखी है 27 अप्रैल 2000। ईयर मैंने पहले बताया था, सन को हम पूरा नहीं लिखते हैं। प्रिय बहन, सदा खुश रहो। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ पर भी सभी कुशल होंगे। अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के सभी समाचार ज्ञात हुए। साथ ही साथ यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। तुम्हें तो पता ही है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर को कहा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन किया करो। योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम नियमित रूप से योग किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाएगा और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। आशा करता हूँ कि तुम मेरी सलाह को मानोगी और अपने जीवन में योग को महत्व दोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगी। माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना। तुम्हारा भाई निशांत। क्योंकि हमें यहाँ क्या नाम मिला हुआ था, निशांत। अगर कोई बालिका इसको लिखती है तो वो क्या किस नाम से लिखेगी, निशा के नाम से। तो इस तरह हम अनौपचारिक पत्रों को लिखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक इनको पढ़ते रहिए और पत्रों को समझते रहिए।